हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल में रोशन सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपने टॉपिक वाइज सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए अपन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आप सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। टॉपिक के दर्शन कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, विद्युत सेल तथा सेलों का संयोजन। आज इस वीडियो के माध्यम से सेल के बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही साथ सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन दोनों का डेरिवेशन आपको करके बताऊंगा और बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले अपन आ जाते हैं इस वाले पॉइंट पे कि सेल क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में समझिए बच्चों कि सेल एक युक्ति होती है। क्या होती है? युक्ति। युक्ति मतलब समझते हैं डिवाइस। एक डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी युक्ति जिसका काम क्या होता है कि वो रासायनिक ऊर्जा को यानी केमिकल एनर्जी को किस में बदल देता है? इलेक्ट्रिकल यानी वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। वैद्युत ऊर्जा। तो सेल कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी चीज है, एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जिसका काम होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, इसकी संरचना अगर आप देखेंगे तो बड़ा ही सिंपल सा संरचना है। इस तरीके का एक आकार होता है, ठीक है, और इसमें जो है वो एक विलयन टाइप का विद्युत अपघट्य भर दिया जाता है। अब ये विद्युत अपघट्य किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे H2SO4 मान लीजिए, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन मिला के ये बनता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं इस तरीके से, धनात्मक और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, और ये पानी में डूबा होता है। यहाँ पे इस धनात्मक और ऋणात्मक सिरे से अगर कोई भी बल्ब या किसी भी चीज़ को अगर आप कनेक्ट करते हैं तो ये बल्ब जलने लगता है। इससे क्या समझ आया कि ये जो रासायनिक चीज़ है, ये जो रासायनिक व्यवस्था किया गया है इसमें, इसी रासायनिक व्यवस्था की वजह से ये विद्युत उत्पन्न हो रहा है, ये बल्ब जल रहा है। तो इसका मतलब ये सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा समायोजन है जो समायोजन रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। ठीक है, ये रही बेसिक बात। और सेल के संबंध में बेसिक चीजें ही आपको सीखनी है, ज्यादा एडवांस में यहां पे नहीं जाना है। सेल के बारे में बस जान लेना है कि सेल की परिभाषा क्या है। तो एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, सेल कहलाती है। ठीक है, अब सेल की बात आती है तो दो चार टर्म्स सामने हमारे आते हैं। किसी भी सेल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ऐसे, एक बड़ा प्लेट, एक छोटा प्लेट। बड़े प्लेट को हम धनात्मक प्लेट कहते हैं और छोटे प्लेट को हम ऋणात्मक प्लेट कहते हैं। तो किसी भी विद्युत परिपथ में, मान लीजिए इस तरीके का एक विद्युत परिपथ हमारे सामने लगा है जिसमें एक इस तरीके से स्विच लगी है और यहाँ पे एक बल्ब लगा है और इस तरीके से एक समायोजन है। तो अगर कोई पूछेगा कि ये क्या है, तो ये एक सेल है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट जुड़ी हुई है। कंफ्यूज मत होइएगा, दो प्लेटें अगर एक दूसरे के बराबर होती हैं, समांतर होती हैं, तो ये संधारित्र कहलाता है। जबकि एक प्लेट बड़ी, एक प्लेट छोटी होती है तो ये सेल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? संधारित्र। और ये क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है सेल। संधारित्र एक अलग युक्ति हो गई जिसका उपयोग ऊर्जा संचित करने के लिए किया जाता है। सेल का उपयोग ऊर्जा को एक तरीके से बदलने के लिए, एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है, जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हो गया। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई। तो अब चलते हैं हम सेल के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा। वो क्या है? सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन क्या है? तो अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों तो सेल जो है वो बिल्कुल संधारित्र और प्रतिरोधों की तरह ही, इसके मुख्यतः दो संयोजन पढ़ने हैं हमें। हालांकि तीसरा भी होता है, मिश्रित क्रम संयोजन, बट हम दो यहां पे पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में दो है। सबसे पहला है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा है बच्चों क्या? दूसरा है आपका समांतर क्रम संयोजन।
समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, यस सर। अब थोड़ा सा बेसिक बात समझ लीजिए कि जब श्रेणी क्रम संयोजन कैसे समझ आएगा आपको, कि कैसे आप पकड़ पाएंगे कि सेल श्रेणी क्रम में है और कैसे आप पकड़ पाएंगे कि कोई भी सेल समांतर क्रम में जुड़ा है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहां पे एक सेल है इस तरीके से, और सेल को हमेशा दर्शाते हैं तो उसके आंतरिक प्रतिरोध को दर्शाते हैं। अब ये आंतरिक प्रतिरोध क्या है सर? आपको यहां पे मैंने बताया था कि ये जो उपकरण है इसका एक तो ये बल्ब हो गया आपका बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध जो बाहर से लगाया गया है। बट ये जो घोल है, ये जो घोल है जिसको हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं, ये घोल भी, इस घोल में भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। ये भी घोल इसके अंदर धारा के प्रवाह का विरोध करता है, और ये जो घोल है जो धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न करता है उसी को हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। बैटरी के अंदर प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है तो इसलिए हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो जब भी सेल को हम बनाते हैं तो इसका यहां पे हम क्या कर देते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को जोड़ते हैं। तो मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये हमारा एक सेल हो गया। इसका वैद्युत वाहक बल हम मान लेते हैं क्या, E1, और आंतरिक प्रतिरोध मान लेते हैं R1। इसी तरीके से अगर किसी दूसरे सेल का पॉजिटिव सिरा और नेगेटिव सिरा एक साथ ला के और जोड़ दिया जाए, और साथ ही साथ तीसरे सेल का भी पॉजिटिव सिरा और नेगेटिव सिरा साथ मिला के इस तरीके से जोड़ दिया जाए, तो ये तीनों सेल श्रेणी क्रम में कहे जाएंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बस जरूरत है, बस नामकरण मैं लिख देता हूं, उसके बाद आपको पूरी चीजें 100% समझ आ जाएंगी। इसका वैद्युत वाहक बल E2, इसका आंतरिक प्रतिरोध R2, इसका वैद्युत वाहक बल E3, आंतरिक प्रतिरोध R3। समझिए ध्यान से, जब किसी सेल का ये है धनात्मक सिरा, ऋणात्मक सिरा, धनात्मक सिरा, ऋणात्मक सिरा, धनात्मक सिरा, ऋणात्मक सिरा, तो चित्र में 3 सेल प्रदर्शित किए गए हैं, तीनों श्रेणी क्रम में है। कैसे पता चला? जब पहले सेल के ऋणात्मक टर्मिनल को दूसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाए तथा दूसरे सेल के ऋणात्मक टर्मिनल को तीसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाए, तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। फिर से समझिए, जब किसी एक सेल का ऋणात्मक टर्मिनल दूसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से और दूसरे सेल का ऋणात्मक टर्मिनल तीसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा जाए, तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन सेलों का कहलाता है। तो सर समांतर क्रम के लिए क्या हो जाएगा? आप जरा ध्यान दीजिए, ये पॉइंट्स जो हैं ये ए और बी पॉइंट्स के बीच में हमारा पहला सेल है, बी और सी पॉइंट्स के बीच में हमारा दूसरा सेल है, और सी और डी पॉइंट के बीच में हमारा तीसरा सेल है। तो इस प्रकार हम 3 सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया। अब कैसे पता चलेगा कि 3 सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं? तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 3 सेल हैं इस तरीके से, ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, और ये तीसरा सेल हो गया बच्चों। कैसे पता चलेगा? तो देखिए, यदि तीनों सेल के किसी एक प्लेट को, या धनात्मक प्लेट आप कह सकते हैं, तीनों सेल के धनात्मक प्लेट को एक साथ किसी एक बिंदु पर जोड़ दिया जाए और तीनों सेल के ऋणात्मक प्लेट को एक साथ किसी दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इसका नाम दे दीजिए E1 वैद्युत वाहक बल, R1 इसका आंतरिक प्रतिरोध, E2 इसका वैद्युत वाहक बल, R2 इसका आंतरिक प्रतिरोध, E3 इसका वैद्युत वाहक बल, R3 इसका आंतरिक प्रतिरोध। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या कहेंगे कि 3 सेल परस्पर समांतर क्रम में संयोजित होंगे तब जब तीनों सेलों के धनात्मक सिरे को एक साथ किसी एक बिंदु पर और ऋणात्मक सिरे को एक साथ किसी दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाए। तो इस स्थिति में ये जो व्यवस्था कहलाएगी, ये कहलाएगी सेलों का समांतर क्रम संयोजन। उम्मीद है कि समांतर क्रम श्रेणी क्रम आप सीख गए होंगे। अब इसके डेरिवेशन पे आ जाते हैं। चले आए डेरिवेशन पे, आइए हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहला श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम
संयोजन। ठीक है, यस सर। और थोड़ा सा मैं क्या करता हूं कि एक ही बोर्ड पे पूरा एक डेरिवेशन करने की कोशिश करता हूं। यहां पे हम डायग्राम बना देते हैं इतने हिस्से में, और इतने हिस्से में हम जो है वो क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। ये डायग्राम वाला हिस्सा है। हमारे पास कोई 3 सेल है मान लेते हैं, तीनों को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो मैंने क्या कहा था आपको, ये हो गया आपका पहला सेल जो ए और बी पॉइंट के बीच में है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए सेल के पहले सेल के ऋणात्मक प्लेट को दूसरे सेल के धनात्मक प्लेट से जोड़ते हैं, और दूसरे सेल के ऋणात्मक प्लेट को तीसरे सेल के धनात्मक प्लेट से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। ए बी के बीच में पहला सेल है, बी सी के बीच में दूसरा सेल है, सी और डी के बीच में तीसरा सेल है हमारा। नामकरण कर दीजिए बचवा। तो इसका वैद्युत वाहक बल हमारा E1 है, आंतरिक प्रतिरोध R1 है। इसका वैद्युत वाहक बल E2 है, आंतरिक प्रतिरोध R2 है। इसका वैद्युत वाहक बल E3 है, आंतरिक प्रतिरोध R3 है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हम कोई एक ऐसा बड़ा सेल लें जो सेल इन तीनों के जगह पे लगाने पर हमको काम में आ जाए। तुल्य जिसको कहते हैं टोटल। जैसे हमारे पास 1 रुपये है, आपके पास 1 रुपये है, तो टोटल कितना हो गया, 2 रुपये। तो 2 रुपये तुल्य हो गया आपके 1 रुपये और मेरे 1 रुपये के। ठीक इसी तरीके से अगर 3 सेल मिलके इतना काम कर रहे हैं, ए और बी के बीच में स्थित है, तो हम कोई एक ऐसा सेल ले लें जो सेल भी ए और बी के बीच में उपस्थित हो, लेकिन इसका मान तीनों के मान के तुल्य हो यानी बराबर हो। और इसका हम मान लेते हैं ई तुल्य वैद्युत वाहक बल है, और आंतरिक प्रतिरोध इसका आर तुल्य है। ठीक है, और इसमें धारा हमारी कितनी बह रही है, इसमें धारा आई बह रही है, इसमें भी धारा आपकी आई बह रही है, इसमें भी धारा आपकी आई बह रही है। तो इसमें भी धारा आपकी आई मान लेते हैं हम। क्यों आई 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 हुआ, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान सेम होता है। सही बात है, पॉइंट याद रखिएगा। क्योंकि श्रेणी क्रम में रास्ते नहीं बट रहे, जब रास्ते बटते हैं तब धारा बटता है। ये देखिए ना, तीनों सेल एक ही रास्ते पे हैं, तो कहां से धारा बटेगा, इसलिए आई ही हमने रख दिया। दोनों डायग्राम आपको समझ आ गया। अब इसके बारे में कुछ चीजें आपको यहां पे डैश डैश करके लिख देना है कि माना 3 सेल चित्र में प्रदर्शित हैं। तीनों सेलों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले सेल के ऋणात्मक टर्मिनल को दूसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल के साथ, और दूसरे सेल के ऋणात्मक टर्मिनल को तीसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल के साथ जोड़ा जाए। तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में तीनों सेल एक ही रास्ते पर होते हैं, अर्थात तीनों सेलों में धारा का मान समान होता है, और इसके तुल्य एक सेल हम मान लेते हैं जिसका वैद्युत वाहक बल ई तुल्य है, उसका आंतरिक प्रतिरोध आर तुल्य है, और ये सेल ए और डी पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इसमें भी धारा आई बह रही है। तो कहने के बाद यहाँ पे अपन लिखेंगे क्या, तो कहने के बाद हम लिखेंगे हम जानते हैं कि आपको एक फॉर्मूला बच्चों बताया था मैंने वैद्युत वाहक बल का, E माइनस वी बराबर आई आर होता है। एक फॉर्मूला मैंने ये आपको बताया था बच्चों, याद है? यस सर। तो E बराबर क्या हो जाएगा, V प्लस आई आर। ठीक है, यस सर। आप सभी जानते हैं कि श्रेणी क्रम में वोल्टेज का मान अलग अलग होता है, जानते हैं ना, प्रतिरोधों से ही आप डिनोट कर सकते हैं। तो यहां पे अपन लिखेंगे क्या, प्रथम सेल के लिए, प्रथम सेल के लिए, पहले सेल के लिए बच्चों अगर आप देखेंगे तो आपका जो वैद्युत वाहक बल का समीकरण आएगा वो क्या आ जाएगा, E1 बराबर V1 प्लस आई R1। सर I1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि तीनों में धारा आई ही बहेगी, श्रेणी क्रम में धारा सेम हो जाएगी। क्लियर है? दूसरे सेल के लिए, दूसरे सेल के लिए
E2 बराबर V2 प्लस IR2। समीकरण नंबर 1 इसको मान लीजिए, समीकरण नंबर 2 इसको मान लीजिए। बात समझ आई? यस सर। तीसरे सेल के लिए वैद्युत वाहक बल का समीकरण यहां पे लिखेंगे। तीसरे सेल के लिए E3 बराबर V3 प्लस IR3, समीकरण नंबर 3। अब इस तुल्य वाले के लिए निकाल लीजिए। तुल्य परिपथ के लिए, तुल्य परिपथ के लिए अगर हम इन सब का तुल्य निकालेंगे तो E तुल्य बराबर क्या हो जाएगा? V तुल्य और प्लस IR तुल्य। इतना आपने निकाल लिया समीकरण नंबर 4। मिल गया समीकरण नंबर 4? यस सर, यस सर, इतना मिल गया आपको। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये जो E तुल्य है ये किसके बराबर है? इन तीनों सेलों के वैद्युत वाहक बलों के बराबर है ना भाई? ये E तुल्य हम इसी के जगह पे तो रखे हैं। हमारे पास 1 रुपए है, आपके पास 1 रुपए है, तो टोटल 2 रुपए हुआ। तो 2 रुपए किसके बराबर है? हमारे 1 रुपए और आपके 1 रुपए के बराबर है। तो ये E तुल्य इन तीनों सेलों के E1, E2, E3 के बराबर होगा। तो यहां पे लिखेंगे, चित्र से स्पष्ट है कि E तुल्य बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3, और तीनों का मान रख दीजिए लाके समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4 से सबका मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये V तुल्य प्लस IR तुल्य बराबर E1 की जगह पे क्या लिखेंगे? V1 प्लस IR1 प्लस V2 प्लस IR2 प्लस V3 प्लस IR3। अब देखिए, V तुल्य बराबर V तुल्य और इंटू I प्लस IR तुल्य बराबर कितना हो जाएगा? V को एक साथ लेते आइए, V1 प्लस V2 प्लस V3 और प्लस I को कॉमन ले लीजिए क्योंकि सब में I है। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। अब ऐसी स्थिति में अपन तुलना करते हैं बच्चों। आप देख सकते हैं इस समीकरण में V तुल्य का मान किसके बराबर है? V1 प्लस V2 प्लस V3 के, और I का गुणांक यहाँ R तुल्य है, तो R तुल्य का मान कितना है? इस I के गुणांक के R1 प्लस R2 प्लस R3 से। यहाँ पे लिखेंगे, स्पष्ट है कि श्रेणी क्रम संयोजन में अगर आपको श्रेणी क्रम संयोजन में क्या निकालना है? अगर आपको टोटल टर्मिनल वोल्टेज निकालना है या टोटल वैद्युत वाहक बल निकालना है एक तरीके से, तो आप यहां पे निकाल सकते हैं कि V तुल्य बराबर कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 के, ठीक है। और R तुल्य बराबर कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 के। क्लियर है बात? ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। और इसी को आप अगर वोल्टेज के पद में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? V1 बराबर E1 माइनस IR1, V2 बराबर E2 माइनस IR2, V3 बराबर E3 माइनस IR3। और वहां से अगर आप वैद्युत वाहक बल निकालना चाहते हैं सेलों का, तो E तुल्य बराबर भी सेम आएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, और R तुल्य बराबर भी सेम आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। बस यहाँ पे मैंने टर्मिनल वोल्टेज निकलवा दिया। आप यहाँ से इस वाले टर्म को आप ऐसे भी कर सकते हैं, या करके V बराबर E माइनस IR करके सारा का सारा ये जो समीकरण है, ये सारा का सारा समीकरण वोल्टेज के पद में निकाल लीजिए, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज का मान भी अलग अलग हो रहा है और साथ ही साथ
वैद्युत वाहक बल का भी मान अलग अलग है। तो इस तरीके से आप श्रेणी क्रम संयोजन ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं समांतर क्रम संयोजन पे। और n सेल अगर हैं तो n सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो डॉट 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 करके n तक कर दीजिए। आर तुल्य निकालना चाहते हैं डॉट 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 करके n तक कर दीजिए। वैद्युत वाहक बल निकालना चाहते हैं, यहां पे लिख दीजिएगा इसी प्रकार E तुल्य बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3, और अगर n सेल हैं तो En तक, और R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, या n सेल है तो Rn तक। क्लियर है इतनी बात? तुम कहाँ आए भाई? चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे, और वो है समांतर क्रम संयोजन। ध्यान दीजिएगा यहां पे समांतर क्रम संयोजन, और इसको भी बच्चों बड़ा ही ध्यान से समझिएगा। इसके लिए भी मैं एक तरीके से ऐसे ही लाइन खींच देता हूं कि यहाँ पे मेरा डायग्राम हो जाएगा और बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे। ठीक है? यस सर। तो समांतर क्रम के लिए बड़ा ही सिंपल सब समझा दिया मैंने कि 3 सेल है हमारे पास, 3 सेल को लेके हम करते हैं ताकि अच्छा रहेगा। ये हो गया आपका दूसरा सेल, ये हो गया आपका तीसरा सेल। और समांतर क्रम संयोजन में तीनों सेलों के धनात्मक पॉइंट को एक बिंदु पर हम जोड़ देते हैं, मान लेते हैं इसको x नाम दे दिया, और तीनों के ऋणात्मक प्लेट को एक साथ किसी दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं, मान लीजिए इसको नाम दे दिया y। इसका वैद्युत वाहक बल E1, आंतरिक प्रतिरोध R1, वैद्युत वाहक बल इसका E2, आंतरिक प्रतिरोध R2, इसका वैद्युत वाहक बल E3, आंतरिक प्रतिरोध R3। ठीक है? अब देखिएगा ध्यान से, इस वाले सेल के कारण इस वाले जगह पे I1 धारा बहेगी, इस वाले जगह पे I2 धारा बहेगी, इस वाले जगह पे I3 धारा बहेगी ना? यस सर। अगर हम एक ऐसा तुल्य सेल लें जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगा हो, x और y के ही, लेकिन इसका E तुल्य वैद्युत वाहक बल हो और आंतरिक प्रतिरोध R तुल्य हो, जो इन तीनों सेलों के समांतर क्रम में संयोजन करने पर मिले, जैसा कि हमने वो तुल्य निकाला था वैसे ही हमने मान लिया। ठीक है? तो क्या होगा? तो अब इन दोनों चित्रों से आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसको वर्णन करना है, जो कि मैंने आपको बताया था कैसे वर्णन करना है, कि 3 सेल माना चित्र में प्रदर्शित है, तीनों सेलों के धनात्मक टर्मिनल को एक साथ किसी एक बिंदु से और तीनों सेलों के ऋणात्मक टर्मिनल को एक साथ किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। चूंकि ये तीनों सेल समांतर क्रम में संयोजित हैं, अतः इनके सिरों पर टर्मिनल वोल्टेज सेम होगा। क्योंकि वोल्टेज कब सेम होता है? जब तीनों सेल या प्रतिरोध एक ही बिंदु पर होते हैं। बिंदु सेम रहता है तो ऐसी स्थिति में वोल्टेज क्या हो जाता है? बोलते नहीं है बच्चों, आप बोलते नहीं है। तो वोल्टेज सेम हो जाता है और बिंदु सेम अलग अलग रहता है। जैसे श्रेणी क्रम में बिंदु अलग अलग था, ये देखिए ये बिंदु अलग था, दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज अलग था V1, इन दोनों बिंदुओं के बीच में B और C के बीच में वोल्टेज अलग था, इसके बीच में वोल्टेज अलग था। क्योंकि बिंदु बदले तो वोल्टेज बदला। बिंदु सेम है, वोल्टेज सेम होगा। समांतर क्रम में वोल्टेज भी सेम होता है। ये कब से आप पढ़ते आ रहे हैं? आप देखिएगा ध्यान से। तो आप लिखेंगे कि हम जानते हैं, भले से जानते हो या नहीं, लेकिन आपको लिखना है कि हम जानते हैं कि एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है ना, तो लिखना तो पड़ेगा। अरे सर जानते भी हैं, E माइनस V बराबर I R होता है। तो I बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? E माइनस V और बटे में R। सर I बराबर ही आपने क्यों निकाला? आपकी हिम्मत क्यों हुई? क्योंकि बेटा समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है। देखिए ना, इससे I1 धारा, इससे I2 धारा, इससे I3 धारा निकल रही है, रास्ते बट रहे हैं। यहां से देखिए 3 रास्ते, 1 2 3, धारा अलग अलग होगा। यस सर। तो ये आपने देख लिया। परंतु यहां पे लिखेंगे परंतु चित्र से आप क्या लिख सकते हैं? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। कैसे सर? ये नहीं समझ आया बेटा। ये देखिए, इधर से I1 धारा आ रही है, इधर से I2, इधर से I3, तो क्या यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे तो I नहीं हो जाएगा? यस सर। तो इसलिए हमने लिख दिया I1 बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो प्रथम सेल के लिए सेम जैसे किए हैं वैसे ही करना है। प्रथम सेल
से प्रवाहित धारा, तो वो कितना हो जाएगा, I1 बराबर E1 माइनस V1 बटे में R1। कोई दिक्कत? वोल्टेज सेम रहेगा बच्चों, तो इसलिए V1 नहीं V रहेगा सिर्फ, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज सेम होता है। दूसरे सेल के लिए धारा, दूसरे सेल के लिए धारा निकालेंगे I2 बराबर E2 माइनस V बटे में R2। तीसरे सेल के लिए धारा इसी तरीके से निकाल लेंगे, तीसरे सेल के लिए धारा, और तीसरे सेल के लिए धारा निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, I3 बराबर E3 माइनस V बटे में R3। और इसी तरीके से तुल्य के लिए निकालेंगे, तुल्य सेल के लिए धारा, जो तुल्य हमारा सेल एक प्रयोग किया है उसके लिए धारा क्या हो जाएगी, तो I तुल्य बराबर या I बराबर E तुल्य माइनस V और बटे में R तुल्य। ठीक है, इसको तुल्य ही लिख दीजिए बच्चों I की जगह पे, तुल्य मतलब टोटल। ठीक है, अब देखिए इसको अपन ने मान लिया समीकरण नंबर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। अब आप लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में I1, I2, I3, I4 सॉरी I2, I3, I4, I5 का मान रखने पर, तो जैसे ही रखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, I तुल्य की जगह पे हम क्या लिख देंगे, I तुल्य वाला समीकरण E तुल्य माइनस V और बटे में R तुल्य बराबर E1 की जगह I1 की जगह पे क्या लिख देंगे, I1 का मान E1 माइनस V बटे में R1। I2 की जगह पे क्या लिख देंगे, E2 माइनस V बटे में R2, और प्लस I3 की जगह पे क्या लिख देंगे, E3 माइनस में V बटे में R3। अब देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये अलग अलग कर लीजिए, तो E तुल्य बटे में R तुल्य माइनस V बटे में R तुल्य, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, E तुल्य बटे में R तुल्य माइनस V बटे में R तुल्य बराबर, ध्यान से, E1 बटे में R1 माइनस V बटे में R1, E1 बटे में R1 माइनस V बटे में R1 प्लस E2 बटे में R2 माइनस V बटे में R2 प्लस E3 बटे में R3 माइनस V बटे में R3। अलग अलग कर लीजिए। ये देखिए बच्चों, E तुल्य बटे में R तुल्य और माइनस V 1 बटे में R तुल्य, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यस सर, बराबर। अब देखिएगा ज़रा ध्यान से, E1 बटे में R1 प्लस E2 बटे में R2 प्लस E3 बटे में R3, इसको एक जगह कर लीजिए, और प्लस V को आप कॉमन ले लीजिए, प्लस नहीं माइनस में है तो माइनस V को कॉमन ले लेंगे, तो 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, और इसको अगर आप तुलना करेंगे तो आपको मिल चुका है समांतर क्रम संयोजन में वैद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध का मान। तुलना से निकालेंगे तो E तुल्य और बटे में R तुल्य बराबर कितना हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3। यानी कि अगर कोई भी 3 सेल समांतर क्रम में है और उनका आपको तुल्य वैद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध का अनुपात निकालना है, तो सिंपली सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध और वैद्युत वाहक बलों के अनुपात निकाल कर जोड़ दीजिए, यह आ जाएगा आपका। अगर आपको सिर्फ आंतरिक प्रतिरोध निकालना है तो 1 बटा R तुल्य बराबर आप आ गया 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ध्यान रखिएगा बच्चों, n सेल हैं तो इसी को प्लस करके डॉट 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 n तक, यहाँ पे भी n सेल हैं तो प्लस करके डॉट 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 n तक। यह है आपका श्रेणी क्रम समांतर क्रम
का सेलों का संयोजन। खत्म टॉपिक। ये था बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट जिसके माध्यम से मैंने आपको पूरी चीज़ें एकदम स्पष्ट तौर पे बताई, सिखाई और सेशन को काफ़ी आसान बनाने की कोशिश किया। लाइव में यही सेशन चला जाता 2 दिन तक, ठीक है, लेकिन 30 मिनट में मैंने पूरी चीज़ें आपको बता दी। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिए। मेरी लाइव क्लास शाम को 7 बजे चलती है, तो डेली आया करिए उस लाइव क्लास में, ताकि मज़ेदार तरीके से अपन सीख पाएँ, बहुत सारी चीज़ें समझ पाएँ और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक पहुँचा पाएँ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।